नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पहले अभिभाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, नए भारत के सपने को साकार करने की दिशा में मौजूदा साल बेहद महत्वपूर्ण। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में सरकार की उपलब्धियों और प्राथमिकताओं का किया जिक्र। सामाजिक न्याय को मजबूत करने और आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर जोर। देश में एक साथ हो लोकसभा और विधानसभा चुनाव। राष्ट्रपति का संवाद के जरिए राजनीतिक दलों में सहमति बनाने पर जोर। कहा, बार बार चुनाव से अर्थव्यवस्था और विकास पर पड़ता है बुरा असर। – 2018-19 में भारत होगा दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश। आर्थिक सर्वेक्षण में विकास दर 7 से 7.5% रहने का अनुमान। तेल की बढ़ती कीमतें चुनौती, कृषि उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने 3 तलाक विधेयक के संसद से जल्दी मंजूरी की जताई उम्मीद। प्रधानमंत्री का राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील। कहा, विधेयक का पारित होना मुस्लिम महिलाओं के लिए होगा नए साल की सौगात। और काबुल में 10 दिनों के भीतर तीसरा बड़ा आतंकी हमला। सैन्य एकेडमी परिसर पर हमले में 11 सैनिकों की मौत, 1 आतंकी गिरफ्तार। आतंकी संगठन IS ने ली हमले की जिम्मेदारी। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इसी के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में सरकार की नीतियों के साथ सामाजिक आर्थिक एजेंडे की तस्वीर सामने रखी। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद में अपने पहले अभिभाषण में सरकार की सामाजिक और आर्थिक की उपलब्धियों के साथ प्राथमिकता भी बताई। राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक सुस्ती के बावजूद भारत की विकास दर बेहतर रही है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के साथ साथ सरकार महंगाई, चालू खाता घाटा और राजस्व घाटे पर लगाम लगाने में कामयाब रही है। वर्ष 2017 में विदेशी मुद्रा भंडार 410 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर से ऊपर चला गया। मेरी सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी पिछले 3 वर्षों के दौरान 36 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बताया कि सरकार ठोस और समावेशी विकास के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने में जुटी है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रपति ने बताया कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन और मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। इससे स्वरोजगार और उद्यमिता के साथ ही स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। मेरी सरकार बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के पूंजी निवेश के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन करने का निर्णय भी किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक लगभग 10 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की ओर से GST समेत दूसरे आर्थिक सुधारों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। देश में व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बना है। साथ ही सरकार की ओर से किए गए राजनयिक प्रयासों से दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ा है। MTCR, वासेनार एग्रीमेंट और ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप जैसे बड़े संगठनों में भारत को प्रतिनिधित्व मिला है। इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में भारत को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का चुनाव तो काफ़ी रोचक रहा, जिसमें अंततोगत्वा भारत ने सफलता पाई। भारत को इस वर्ष वासेनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
हमारा लक्ष्य 2019 राष्ट्रपति ने संतुलित विकास के लिए डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी दोनों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आधुनिक परिवहन प्रणाली को विकसित कर रही है। छोटे शहरों को हवाई यातायात से जोड़ने के लिए उड़ान योजना के तहत 56 एयरपोर्ट और 31 हेलीपैड को जोड़ने का काम चल रहा है। इसी तरह रेलवे के आधुनिकीकरण, बुलेट ट्रेन और कई शहरों में मेट्रो रेल परियोजना पर काम चल रहा है। राजमार्गों को जोड़ने के लिए भारतमाला परियोजना, जलमार्गों के लिए जलमार्ग विकास परियोजना चल रही है। साथ ही बंदरगाहों को जोड़ने के लिए सागरमाला कार्यक्रम का काम जारी है। विनीत दीक्षित के साथ अरविंद कुमार सिंह, वितरण व्यवस्था राज्यसभा टीवी। करने के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं लागू की गई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बार बार होने वाले चुनावों से विकास में रुकावट पड़ती है, इसलिए एक साथ चुनाव कराने के लिए राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाई जानी चाहिए। देश में गवर्नेंस के प्रति सजग लोगों में देश के किसी न किसी हिस्से में लगातार हो रहे चुनाव से अर्थव्यवस्था और विकास पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को लेकर चिंता है। बार बार चुनाव होने से मानव संसाधन पर बोझ तो पड़ता ही है, आचार संहिता लागू होने से देश की विकास प्रक्रिया भी बाधित होती है। इसलिए एक साथ चुनाव कराने के विषय पर चर्चा और संवाद बढ़ना चाहिए तथा सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाई जानी चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसानों की आय बढ़ाने और उनकी मुश्किलों के समाधान को सरकार की प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं से खेती की लागत घटी है और कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2019 तक देश के हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया जाएगा। संसद में अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि क्षेत्र की चुनौतियों और सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अनाज, सब्जियों और फलों का रिकॉर्ड उत्पादन सरकार की नीतियों और किसानों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार फसल का वाजिब दाम दिलाने और 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रयासरत है। मेरी सरकार की योजनाएं न केवल किसानों की चिंता कम कर रही हैं, बल्कि खेती पर होने वाले उनके खर्च को भी घटा रही हैं। सरकार की नीतियों और किसानों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि देश में 275 मिलियन टन से ज़्यादा खाद्यान्न और लगभग 300 मिलियन टन फलों सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने लंबित 99 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बाजार पहुंचने से पहले कृषि उत्पादों की बर्बादी रोकने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चलाई जा रही है। इसमें सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी जा रही है। किसानों को उनकी पैदावार की उचित कीमत मिल सके, इसके लिए देश की कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का कार्य जारी है। देश में कृषि उत्पादों की बर्बादी न हो, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू की गई है। इसके तहत कृषि क्षेत्र में सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ रुपए की डेयरी प्रसंस्करण विकास निधि का जिक्र किया। उन्होंने यूरिया के उत्पादन बढ़ाने, कालाबाजारी रोकने और कई उर्वरक कारखानों को फिर से शुरू करने की बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी और खरीफ में 5 करोड़ 71 लाख किसानों को सुरक्षा दी गई है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर में 11,000 करोड़ रुपए की डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है। यूरिया का उत्पादन बढ़ा है, वहीं 100% नीम कोटिंग के बाद यूरिया की कालाबाजारी भी रुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सस्ती और सरल बीमा सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। खाद्य सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने का कार्य चल रहा है। सौभाग्य योजना के तहत 4 करोड़ गरीबों को बिजली कनेक्शन मिल रहा है। गांवों तक संपर्क बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का दायरा 82% गांवों तक पहुंच गया है।
राष्ट्रपति ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बुजुर्गों के लिए अटल पेंशन योजना के जरिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की बात भी कही। विनीत दीक्षित के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। संसद के दोनों सदनों में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ। इसमें यह कहा गया कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद अर्थव्यवस्था फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। इससे चालू वित्त वर्ष में विकास दर 6.75% रहेगी, जो अगले वित्त वर्ष में और बढ़कर 7.5% तक जा सकती है। सर्वे के मुताबिक जीएसटी से अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में 50% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को संसद के दोनों सदनों में वित्त वर्ष 2017-18 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में विकास दर 6.75% रहने की उम्मीद है। अगर पहली 2 तिमाहियों की बात करें तो जीडीपी की विकास दर 6% रही थी। आर्थिक सर्वे के मुताबिक 2018-19 में विकास दर 7 से 7.5% के बीच रहने का अनुमान है। इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे होगी। अर्थव्यवस्था में तेजी की सबसे बड़ी वजह सरकार के आर्थिक सुधार हैं। सर्वे के मुताबिक पिछले साल जुलाई में लागू हुए जीएसटी के सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे हैं। बैंकों में नई पूंजी डालने और एफडीआई नियमों में ढील से निवेश का माहौल बेहतर हुआ है। निर्यात में इजाफे से भी अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली है। There is a robust and broad-based revival. I mean, several indicators of activity. We've shown manufacturing growth, GVA growth, even investment, exports, net private transfers, credit. They've all started to pick up. I mean, the direction is very good. The level is still below potential. Should keep that in mind. But in terms of directionally, the economy seems to be picking up. सर्वे के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद अप्रत्यक्ष करदाताओं में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 34 लाख नए कारोबारी टैक्स के दायरे में आए हैं। दिसंबर 2017 तक 98 लाख व्यापारियों ने जीएसटी के तहत पंजीकरण कराया है, जो कि पुराने सिस्टम के कुल करदाताओं के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जीएसटी से अब तक 9.7 लाख करोड़ रुपए का राजस्व आ चुका है। GST revenues are growing at about 12% and the buoyancy is well above historical. So for such the early experience of such a transformative change is already providing fairly buoyant revenues. So I think the promise going forward is very good. देशों में जिसमें जीएसटी लागू हुआ उसमें कम से कम 2 साल लग जाते हैं इसको करने में। हमने बहुत जल्दी इसको पूरा स्टेबलाइज कर लिया और मेरा पूरा यकीन है कि इस साल में 2018-19 में आप देखेंगे कि जीएसटी की रेवेन्यू में काफी बड़ा इंक्रीज आएगा। काफी जीएसटी कलेक्शन अब बढ़ रहा है। जिस प्रकार से रिटर्न्स बढ़ रहे हैं उसी आधार पर जीएसटी का कलेक्शन भी बढ़ रहा है। जिस प्रकार से वो किया गया है हम लोग निश्चित रूप से उसको अचीव करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि नोटबंदी से घरेलू बचत में बढ़ोतरी हुई है। चालू वित्त वर्ष में सेवा क्षेत्र 8.3% की दर से बढ़ सकता है। वहीं औद्योगिक विकास दर 4.4% रहने का अनुमान है। हालांकि कृषि क्षेत्र 2.1% की दर से ही बढ़ेगा। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी इंटरनेशनल एजेंसीज पहले ही भारत की आर्थिक क्षमता पर विश्वास जता चुकी हैं और आज इकोनॉमिक सर्वे ने भी साफ कर दिया है कि भारत दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज में से गिना जा सकता है, क्योंकि पिछले 3 साल में एवरेज ग्रोथ रेट 4% रहा है, जो कि ग्लोबल ग्रोथ रेट से ज्यादा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन विजय सिंह के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था की अच्छी तस्वीर पेश की गई, लेकिन राह उतनी भी आसान नहीं है। जो आंकड़े सामने आए हैं उससे जाहिर होता है कि जिस तेजी की उम्मीद की जा रही है उसे पाने के लिए सरकार को वित्तीय अनुशासन का पालन करना जरूरी होगा। आर्थिक सर्वेक्षण में विकास को लेकर बड़ी आशाएं, लेकिन इनमें चुनौतियां भी हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक लोग बचा तो रहे हैं, लेकिन ये बचत निवेश में नहीं बदल रही है। साथ ही प्रत्यक्ष कर संग्रह के मामले में भारत अपनी जैसी दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से पीछे है। We find that since November 2016, there's been a big increase in individual income tax filers of about 1.8 million new and additional over and above trend growth. The number of GST taxpayers has increased by about 50%, and there's also been some, nice boost to individual income tax collections.
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भी चिंता की बड़ी वजह हैं। पिछले साल के मुकाबले चालू वित्त वर्ष की पहली 3 तिमाहियों में कच्चे तेल की कीमत डॉलर के हिसाब से 16% बढ़ी है। सर्वे के मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ी तो सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। If oil prices remain at current levels, I think there will be challenges. We know a rule of thumb: every $10 increase in the price of oil, GDP growth comes down by about 0.2 to 0.3%. The current account deficit will deteriorate by about, again, 0.4 percentage points of GDP, $10 billion. Inflation will be higher also by about 0.2, 0.3%. So I think we need to watch oil prices very carefully. सरकार के लिए खेती बाड़ी भी चिंता का विषय है। सर्वेक्षण के मुताबिक कृषि में पिछले साल के मुकाबले खास बढ़त देखने को नहीं मिलेगी। कृषि की विकास दर 2.1% ही रहने का अनुमान है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में मांग घट सकती है और इसका असर संबंधित सेक्टरों पर पड़ सकता है। I think that in some ways, my own view is that the government doesn't have to do anything new and radical, etc. Just finishing what it has started already would be, I think, a very ambitious and a very fantastic agenda to complete. Supporting agriculture, because we know there are stresses in the agricultural sector, which are described in the economic survey. अगर सर्वे को दिशा निर्देश के रूप में देखा जाए तो सरकार को कृषि क्षेत्र पर खास ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी तरफ सरकारी बैंकों का NPA भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार के पास मौका है। आर्थिक मोर्चे पर तेजी बनाए रखने के लिए सरकार को सुधारों की गति और तेज करने की जरूरत है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि सरकार ने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन पर काफी ध्यान दिया है। स्वच्छ भारत अभियान से भी हेल्थ इंडिकेटर्स में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। हालांकि अभी भी चाइल्ड और मैटरनल मालन्यूट्रिशन एक बड़ी समस्या है। दिल्ली से कैमरा पर्सन विजय सिंह के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आर्थिक सर्वेक्षण से शेयर बाजार में भी उत्साह दिखा। सेंसेक्स करीब 233 अंकों की मजबूती के साथ नए शिखर पर बंद हुआ। निफ्टी भी नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी पहली बार 11,130 के पार बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 36,300 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी आधी फीसदी से ज्यादा बढ़कर बंद हुए। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 0.75% की गिरावट के साथ 17,710 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी के मिड कैप 100 इंडेक्स में 0.9% की कमजोरी आई। बीएसई का स्मॉल कैप इंडेक्स 1.1% टूटकर 19,129 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो, आईटी, मीडिया और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा बजट सत्र में 3 तलाक से जुड़े विधेयक के पारित होने की उम्मीद जताई है। राष्ट्रपति ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का सम्मान कई दशकों तक राजनीतिक लाभ हानि का बंधक रहा और अब देश को उन्हें इस स्थिति से मुक्ति दिलाने का अवसर मिला है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 तलाक पर कानून को मुस्लिम महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए जरूरी बताया है। अपने पहले अभिभाषण में उन्होंने कहा कि देश के पास मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिलाने का मौका है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये विधेयक संसद से जल्द ही पारित होगा। माननीय सदस्यगण, मुस्लिम महिलाओं का सम्मान कई दशकों तक राजनीतिक लाभ हानि का बंधक रहा। अब इस देश को उन्हें इस स्थिति से मुक्ति दिलाने का अवसर मिला है। मेरी सरकार ने 3 तलाक के संबंध में एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि संसद शीघ्र ही इसे कानूनी रूप देगी। 3 तलाक पर कानून बनने के बाद मुस्लिम बहन बेटियां भी आत्मसम्मान के साथ भयमुक्त जीवन जी सकेंगे। बजट सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजनीतिक दलों से 3 तलाक से जुड़े विधेयक को पारित कराने में मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का पारित होना मुस्लिम महिलाओं के लिए नववर्ष का उपहार होगा। देश के सभी राजनीतिक दलों को विनम्र आग्रह करता हूं कि इस सत्र में 3 तलाक
महिलाओं के, विशेष करके मुस्लिम महिलाओं के हक की रक्षा करने वाले इस निर्णय को सब पारित करें और 2018 के नए वर्ष की एक उत्तम भेंट सौगात हमारी मुस्लिम महिलाओं को हम दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2018-19 का बजट देश की आशाओं को पूरा करने और आर्थिक व्यवस्था को तेज गति देने वाला होगा। बजट का सर्वाधिक लाभ देश के सामान्य मानवी तक कैसे पहुंचे, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को कैसे मिले, गांव गरीब को कैसे मिले, किसान मजदूर को कैसे मिले, इस पर हम व्यापक चिंतन करें, सकारात्मक सुझाव दें और रोड मैप बना करके हम आगे बढ़ें। 3 तलाक से जुड़ा मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक शीतकालीन सत्र में लोकसभा से पारित हो गया था और फिलहाल ये राज्यसभा में लंबित है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इसे प्रवर समिति के पास भेजने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बजट सत्र के पहले दिन राज्यसभा के 4 नवनिर्वाचित सांसदों ने सदस्यता की शपथ ली। इनमें शहरी और आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और सुशील कुमार गुप्ता शामिल हैं। हरदीप पुरी उत्तर प्रदेश से बीजेपी के टिकट पर निर्वाचित हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के 3 सदस्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से निर्वाचित हुए। नवनिर्वाचित सदस्यों को सभापति एम वेंकैया नायडू ने बधाई दी। साथ ही अन्य सदस्यों ने मेज थपथपाकर नए सदस्यों का स्वागत किया। और इधर हिमाचल की आंचल ठाकुर को तुर्की में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्की प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने पर सदन में बधाई दी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने दृष्टिबाधित विश्व कप में भारतीय टीम की जीत दर्ज करने पर भी बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने सदन में इसरो की कामयाबी देश के लिए अहम उपलब्धि बताया। संसद परिसर में आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इसके बाद एनडीए के घटक दलों की बैठक भी हुई। दोनों ही बैठकों में प्रस्ताव पारित कर गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान के सभी 10 देशों के शासन प्रमुखों को बुलाने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया गया। साथ ही कहा गया कि दावोस में प्रधानमंत्री के भाषण से दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। एनडीए का यह सभा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को उनके कुशल नेतृत्व तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तथा आसियान इंडिया कमेमोरेटिव सम्मेलन में सफलतापूर्व भागीदारी के लिए अभिनंदन करती है। भारतीय संसदीय ग्रुप यानी कि आईपी ने 5 सांसदों को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2013 के लिए ये पुरस्कार डॉक्टर नज़मा ए हेपतुल्ला को मिलेगा। नज़मा हेपतुल्ला फिलहाल मणिपुर की राज्यपाल हैं। वो लंबे वक्त तक राज्यसभा की सदस्य रहीं, साथ ही केंद्र में मंत्री भी रहीं। वर्ष 2014 के लिए उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार हुक्मदेव नारायण यादव को मिलेगा। वो फिलहाल लोकसभा में बीजेपी के सांसद हैं। वर्ष 2015 के लिए ये पुरस्कार राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद को देने का फैसला हुआ है। गुलाम नबी आजाद फिलहाल राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं। वर्ष 2016 के लिए उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार दिनेश त्रिवेदी को मिलेगा। वो फिलहाल लोकसभा में टीएमसी के सांसद हैं। वर्ष 2016 के लिए ये पुरस्कार लोकसभा सांसद भर्तृहरि महताब को मिलेगा। महताब फिलहाल बीजेडी से सांसद हैं। और कुछ और खबरों पर नजर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को एक बार फिर से बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने इस बार मार्शल फहीम सैन एकेडमी को निशाना बनाने की कोशिश की। हमले में 11 जवान मारे गए और 15 से ज्यादा घायल हो गए। तड़के 5 बजे के करीब 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को सैन एकेडमी के पास बम से उड़ा लिया, जबकि 2 आतंकियों को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी गुट आईएस ने ली है। अफगानिस्तान में पिछले कुछ दिनों से तालिबान और आईएस जैसे आतंकी संगठन लगातार अलग अलग जगहों पर हमले कर रहे हैं। शनिवार को
तालिबानी आत्मघाती हमलावर ने काबुल में भीड़ भाड़ वाले राजनयिक इलाके में विस्फोटक भरी एम्बुलेंस को उड़ा दिया। इस हमले में 103 लोगों की मौत हुई और 235 अन्य घायल हो गए। और राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट की शानदार धुनों के साथ आज गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन हो गया। सबसे पहले विशेष बग्घी में सवार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन से विजय चौक पहुंचे। यहां पर उन्हें तीनों सेनाओं के संयुक्त बैंड ने मार्शल धुनों से सलामी दी। सेनाओं और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की ओर से कई कार्यक्रम भी पेश किए गए। इस साल समारोह में भारतीय संगीत पर खास जोर रहा। और आपको जाते जाते छोड़ जाते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ।